हेलो साथियों, आज हम आपके लिए पदार्थ टॉपिक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साथियों, पिछले वीडियो में पदार्थ टॉपिक को विस्तार से जाना था। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक करें, दोनों वीडियो देख सकते हैं। साथियों, ऐसे ही प्रत्येक परीक्षा में आने वाले टॉपिक को विस्तार से एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने के लिए हमारे चैनल ई साइंस एंड कॉम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, नमक में आयोडीन की पहचान कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है। आंसर है इसका केल्विन। क्या होती है? केल्विन, जिसको हम के से दर्शाते हैं। साथियों, दूसरा प्रश्न है इसका, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है साथियों? पास्कल। पास्कल, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जूल। क्या होती है साथियों? जूल। नंबर चौथा क्वेश्चन है आपका, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। साथियों, इसकी भी इकाई जूल होती है। नंबर पांचवा क्वेश्चन है आपका अगला, एसआई यूनिट ऑफ मास। मास यानी द्रव्यमान, इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। यानी कि जब हम किसी चीज़ को वजन को हम किससे नापेंगे? किलोग्राम से ही तो नापेंगे कि कितने किलो का है। नंबर छठवा, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आयतन। इसकी क्या होती है एसआई यूनिट? घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। अगली यूनिट है 7, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है। तो साथियों, आपने एसआई यूनिट सबकी जान ली। ये प्रश्न जो आते हैं इनमें अधिकांशतः ये यूनिट पूछी जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला है आपका कि जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसकी जो यूनिट होती है केल्विन में भी दर्शाते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी दर्शाते हैं और फ़ारेनहाइट में भी दर्शाते हैं। यानी कि केल्विन यानी आपका एसआई यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस और आपका फ़ारेनहाइट। अब हम इसको जानेंगे कि अगर कोई केल्विन में दिया है उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस दिया है उसको हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, और डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको हम केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके हम फॉर्मूले आपको लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला है आपका, जब हम केल्विन को निकालेंगे किसके, अगर हम डिग्री सेल्सियस से निकालेंगे तो डिग्री सेल्सियस
प्लस 273, तो आपका केल्विन का मान आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है आपका, अगर हम डिग्री सेल्सियस को निकालेंगे, किससे निकालेंगे? केल्विन से, तो केल्विन माइनस 273, दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला है, जब आपका फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपका सिंपल है। क्या सिंपल है फॉर्मूला? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 के माइनस 273 प्लस 32। यदि आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, अगर के माइनस 23 273, ये के माइनस 273 किसके बराबर है? डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ पे हम इसकी जगह हम डिग्री सेल्सियस लिख देंगे और प्लस 32, तो यहाँ में हम फ़ारेनहाइट का मान निकाल लेंगे। पांचवा है आपका, ये तो आपका 4 हो गए, तो पांचवा आपका कौन सा बचा? आपका पांचवा बचा आपका डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। तो ये 5 फॉर्मूले हो गए। इससे हम पता कर लेंगे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और इसको केल्विन में। इन 5 फॉर्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आप याद कर लेना और लिख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है मैटर के बारे में, तो हम आप बताना, कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे, उनमें हम छांटेंगे कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ नहीं होता है। तो जैसे कुर्सी, वायु, स्नेह यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लव, गंध यानी कि स्मेल, घृणा यानी जैसे हम बोलते हैं हेट, आपका जैसे बादाम, काजू बादाम बोलते हैं जिसको अपन, और आपका विचार जिसको इंग्लिश में बोले अपन थॉट, जैसे अपन बोले नींबू पानी, और आपका इत्र की सुगंध, इत्र की गंध। तो इसमें हम छांटेंगे कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ नहीं होता है। तो कुर्सी पदार्थ है क्योंकि कुर्सी स्थान घेरती है इसलिए पदार्थ है। वायु भी स्थान घेरती है और इसका कोई ना कोई वजन होता है इसलिए ये भी पदार्थ है। स्नेह, ना इसका कोई वजन होता है ना ये स्थान घेरती है, तो ये आपका स्नेह आपका पदार्थ नहीं होगा। गंध भी आपका पदार्थ होता है, ठीक है। घृणा भी पदार्थ नहीं है क्योंकि घृणा ना इसका ना कोई वजन होता है ना इसका कोई स्पेस होता है। बादाम वजन होता है इसका भी, ये भी पदार्थ है। विचार का ना कोई स्थान होता है ना इसका कोई वजन होता है, तो ये भी आपका पदार्थ नहीं है। नींबू पानी पदार्थ है। इत्र की गंध ये भी पदार्थ है। तो इसमें आपने पता लगा लिया कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिसका वजन होता है और जिस जो स्थान घेरती है वो पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गर्म पानी, जैसे गर्म खाना और ठंडा खाना, तो इसमें गर्म खाना और ठंडे खाने में इन दोनों में से कौन सा खाना ऐसा होता है जिसकी खुशबू या फिर सुगंध बहुत दूर तक चली जाती है? तो इसका आंसर है गर्म खाने की। क्यों? क्योंकि जो बाष्पीकरण होता है, एवोपरेशन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान के।
तापमान के, यानी कि अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो ये बाष्पीकरण भी बढ़ेगा, यानी कि गर्म खाना होता है तो उसका बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ठंडे खाने का बाष्पीकरण कम होगा, इसलिए गर्म खाने की सुगंध दूर तक जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग पूल होता है उसमें जो तैराक होता है, जो पानी में तैरता है, वो उस अपने हाथों को पानी में काटते हुए चला जाता है। तो वो किस क्रिया के आधार पर चला जाता है, कौन से गुण के आधार पर वो अपने हाथ काटते हुए चला जाता है? जो तैराकी होता है वो अपने हाथों को पानी में काटते हुए चला जाता है। तो आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में, पढ़ा था आपने कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, यानी कि कुछ ना कुछ जगह होती है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। क्या होती है? स्पेस। इससे क्या होता है, जो पानी में अपन तैरता है तो उससे क्या होता है कि वो पानी को आसानी से काटता हुआ चला जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम अपने हाथों को वायु में हाथों को इधर से उधर फैलाते हैं, इधर से उधर फैलाते हैं तो आसानी से फैला देते हैं, लेकिन जब ठोस में जैसे कि रेत, मिट्टी में जब हम अपने हाथों को चलाते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं रेत और मिट्टी में चलाने में, जबकि वायु में हाथों को चलाने में आसानी होती है। क्यों आसानी होती है? क्योंकि जो वायु होती है, जो गैस होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, जिससे अपने हाथों को आसानी से उसमें चला सकते हैं। जबकि ठोस रेत में मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, जिससे कि हम अपने हाथों को आसानी से उस रेत और मिट्टी में अंदर नहीं चला सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आगे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, आपने देखा होगा जो गैस होती है, अगर गैस को हम खुला छोड़ दें तो वो गैस पूरे, अगर कमरे में खुला छोड़ देंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, अगर किसी बर्तन में खुला छोड़ देंगे तो पूरे बर्तन में गैस फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, यानी जैसे बर्तन है, बर्तन में गैस है, बर्तन में क्या है? गैस। अगर किसी बर्तन में गैस को खुला छोड़ दिया जाए तो बर्तन के पूरे भागों में बिखर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूविंग करते हैं, यानी कि घूमते हैं, आज़ाद घूमते हैं। जब आज़ाद घूमेंगे तो क्या होगा? वो अगर हम छोड़ देंगे, उनको आज़ाद छोड़ देंगे तो पूरे कमरे में या फिर जो बर्तन में रखा है उस पूरे बर्तन में फैल जाएगा। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है आपका कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो किसी बर्तन में रख दें तो उसकी दीवारों से टक्कर क्यों मारते हैं? दीवारों से बहुत तेज़ गति से टक्कर क्यों मारते हैं? उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो क्या होता है कि ये आप कैसे घूमते हैं? फ्री हो जाते हैं, एकदम कैसे हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और जिससे क्या होगा, जब एक दूसरे टकराएंगे ये, तो इससे क्या होगा, जो इसकी दीवारें होती हैं बर्तन की, तो जो बर्तन की दीवारों से भी टकरा के उसको भी तेज़ टक्कर मारते हैं। तो उसका रीज़न क्या है आपका? जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है कम हो जाता है, जिससे वो आज़ाद घूमते रहते हैं, फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो बर्तन की सतह पर भी जाके टकराते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपने गर्मियों में, वर्षा के दिनों में जो अपना शरीर होता है चिपचिपा या फिर उमस
से ग्रसित हो जाता है। कैसे? तो क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है यानी कि जो वायु होती है, वायु में क्या होते हैं, जलवाष्प कण होते हैं, जलवाष्प कण होते हैं। जब ये जलवाष्प कण वायु में जलवाष्प कण होते हैं, जब वर्षा होती है या फिर आपका जो गर्मी पड़ती है, शरीर का जो पसीना होता है वो अपने शरीर से ऊपर आ जाता है। और जो वर्षा या गर्मियों के टाइम में क्या रहता है कि जो जलवाष्प जो होता है वो एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो जाता है। तो जो अपने पसीना होता है, ये पसीना जो होता है वो जलवाष्प में परिवर्तन नहीं हो पाता। जब परिवर्तन नहीं हो पाएगा तो जो अपने शरीर का पसीना होता है वो अपने शरीर की बॉडी पर ही रह जाता है, जिससे कि हमें चिपचिपा महसूस होता है, चिपचिपा महसूस होता है, जिसे हम बोलते हैं उमस होने लगी है। क्या होने लगी है? उमस। और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो के पहले चर्चा की थी कि आपका जो नमक होता है उसमें आयोडीन है या नहीं, उसका पता कैसे लगाएंगे। तो इसका सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। जैसे आप जानते हैं स्टार्च आप जानते हैं स्टार्च क्या होता है। स्टार्च जैसे कि चावल का जो मड़ होता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च उसमें पाया जाता है, कहने का मतलब यह है। आलू होता है, आलू में भी स्टार्च पाया जाता है। तो जब स्टार्च को नमक के साथ क्रिया कराएंगे तो उसका जो रंग होता है गाढ़ा नीला हो जाएगा, जिससे हम पता लगा लेंगे अगर उसका रंग गाढ़ा नीला हो गया तो उसमें नमक में आयोडीन है, और गाढ़ा नीला नहीं हो रहा है तो उस नमक में आयोडीन नहीं है। तो साथियों, आज के कुछ पदार्थ से महत्वपूर्ण प्रश्न यही थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।